हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन आपका रिपीट करता है। यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, 1/5 + 2√3 के हर परिमेयकरण का मान क्या होगा। यानी हमें इसका करना है हर परिमेयकरण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने 1/5 + 2√3, इसका करना है हर परिमेयकरण। तो देखिए, हर परिमेयकरण करने का एक तो तरीका यह होता है कि आप इसके कंजुगेट से इसमें गुणा कर दें। कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें, मतलब नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दें। एक मेथड तो यह होता है, लेकिन इस मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताएंगे जिससे इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको मात्र कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। ऊपर में संख्या चाहे कुछ भी हो, नीचे में अगर 2 संख्या हो तो या तो दोनों के ऊपर रूट हो या फिर दोनों में से 1 संख्या के ऊपर रूट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में परिमेयकरण करने का तरीका यह होता है कि नीचे वाला को ऊपर लिखिए। नीचे वाला को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तो जब आप नीचे वाले को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज, तो नीचे में है 5 + 2√3, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 - 2√3। पहला काम आपको क्या करना है, जो नीचे में आपको दिख रहा है उसको ऊपर ले जाकर लिखिए। यानी जो हर में है उसको आप अंश बनाइए, जो बट्टा में है उसको कहाँ लिखिए? ऊपर लिखिए। पहला काम तो आपको यह करना है। और दूसरा काम करना है, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं, बट्टा में उसके वर्गों का अंतर लिखना है। बट्टा में हमेशा क्या लिखना है? उसके वर्गों का अंतर। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और अंतर का मतलब यहाँ पे हमेशा माइनस होगा। ऊपर में चिन्ह कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे में चिन्ह हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर? जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। तो 5 का वर्ग 25 और 2√3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 तिया 12। 2√3 का वर्ग बोलिए क्या होगा? सर 2√3 का हमें वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और इंटू √3 का वर्ग 3, 4 तिया कितना होगा? 12। यानी वर्ग तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करिए। देखिए, ऊपर में हो जाएगा 5 - 2√3 और बट्टा में वर्गों का अंतर है, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 13। तो 5 - 2√3/13 किस ऑप्शन में है? देखिए जरा सा, तो विकल्प बी में है ऐसा। तो विकल्प बी आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 - 2√3/13। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नीचे वाला को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो बीच का साइन चेंज, और बट्टा में हमें क्या करना है? बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर लिखना है। 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप का कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि और सिंपल क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता 1/√3 + √2। तो फिर से देखिए, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो यही है, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट। नीचे में 2 संख्या हो तो या तो दोनों के ऊपर रूट होगा या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर पक्का रूट होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर से रूट हटाइएगा तब तो 3 और 2 5 हो जाएगा, नॉर्मल यह भिन्न हो जाएगा। तो पक्का दोनों में से किसी एक के ऊपर रूट होगा या फिर दोनों के ऊपर रूट होगा। तो इसका हर परिमेयकरण करना हो या सीधे इतना बराबर व्हाट लिखा जाए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है कि ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट, तो नीचे वाला को हम क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो नीचे में है √3 + √2, ऊपर ले जाएंगे तो √3 - √2 होगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, किस दोनों के? जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। तो √3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। √2 का वर्ग क्या होगा? 2 होगा। और 3 और 2 में अंतर कितना का? 1 का। तो बट्टा में 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि वैसे भी किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? √3 - √2। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसे रहे क्वेश्चन, 5
5 बट्टा यहाँ पे हो आपका √12 माइनस √7। अब आप इसको सोल्व करिए, इसका हर परिमेकरण करिए। तो हमने आपसे कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि ऊपर में कुछ भी रहे, है ना, ऊपर में कुछ भी रहे और नीचे में 2 संख्या के ऊपर रूट या फिर 1 संख्या के ऊपर रूट रहे तो नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज। तो ऊपर में पहले से क्या है 5, तो इसको आप अलग ही रहने दीजिए। ऊपर में अगर 1 होता तब तो कोई फर्क ही नहीं होता, क्योंकि 1 से इस दोनों में गुना करेंगे तो उतना ही होगा। बट इस बार ऊपर में 5 है तो 5 को हम अलग ही रहने दिए और बाकी हमें क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर ले जाके लिखना है। तो इसको ऊपर ले जाके लिखिए, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा √12 प्लस √12 प्लस √7 होगा, है ना। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस। बस इसको ऊपर ले जाइए, बीच का साइन चेंज। और बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले गए हैं। तो √12 का वर्ग हो जाएगा 12, √7 का वर्ग हो जाएगा 5, √7 का वर्ग हो जाएगा आपका 7। और बट्टा में हमेशा क्या लिखना है, बट्टा में हमेशा लिखना है वर्गों का अंतर। अब इसको आप सोल्व करिए, 12 माइनस 7 यानी 5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, बच गया है आपका √12 प्लस √7। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो परिमेकरण करने के लिए हम लोग यही मेथड अपनाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, बट्टा में वर्गों का अंतर, और मात्र 2 से 5 सेकेंड का समय आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगा। नीचे से ऊपर ले जाएंगे, बीच का साइन चेंज, तो ऊपर में 5 माइनस 2 √3 होगा। जिस ऑप्शन के ऊपर में 5 माइनस 2 √3 है वही हमारा आंसर होगा। तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। अब बट्टा में वर्गों का अंतर, किसके वर्गों का अंतर, जिसको आप नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो 5 का वर्ग 25, 2 √3 का वर्ग होगा 12, 25 में से 12 माइनस करेंगे 13, जिसके बट्टा में 13 होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट इसके बनाने के तरीके को आप गौर से देखिएगा। हमें क्या बताना है, हमें इन तीनों संख्याओं का महत्तम बताना है। हमें इन तीनों संख्याओं का महत्तम यानी कि HCF बताना है। अब अगर आप बेसिक मेथड से इसका HCF निकालने के लिए चले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा। यही वजह है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको बना के दिखाते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है। इन तीनों का HCF निकालना है तो आप क्या करिए कि इसमें से, इन तीनों में से किसी 2 का अंतर निकालिए, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, या तीसरा पहला का, किन्हीं 2 संख्या का अंतर निकालिए। हम देखेंगे कि अंतर कहाँ कम है उसी का अंतर निकालेंगे। यहाँ पे अंतर ज़्यादा निकलेगा, इन दोनों का अंतर कम है। देख लीजिए, इन दोनों का अंतर कम है तो इन्हीं दोनों का अंतर निकालिए। जहां अंतर हमें कम दिखेगा हम उसी का अंतर निकालेंगे। वह पहला दूसरा हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, तीसरा पहला हो सकता है। इन दोनों में कितना का अंतर, तो 2835 से 3078 कितना ज़्यादा है, तो देख लीजिए 243 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 243। 2800 में 200 ऐड करेंगे 3000, 35 है, 35 और ऐड करेंगे 70 और 8 एक्स्ट्रा, यानी कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 35 और 8 43, तो 243। कहने का मतलब कि इन दोनों में अंतर कितना का है, 243। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं 2 का अंतर निकालेंगे, पहला दूसरा का, दूसरा तीसरा का, या तीसरा पहला का। और अगर हम यह जज कर पाते हैं कि किन दोनों में अंतर सबसे कम होगा तो केवल हम उन्हीं दोनों का अंतर निकालेंगे। तो हमें देख के लगा कि दूसरा और तीसरा का अंतर कम हो सकता है तो हम इसी का अंतर निकाले। अब देखिए 243, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में अगर 243 है तब तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो 243 को काटने वाला जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 243 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन। तो सबसे बड़ा ऑप्शन 81 है। क्या 81 काटेगा 243 को, तो 81 तिया 243 होता है। देखिए ना, 1 में 3 से गुना करिएगा 3, 8 त्रिक 24, बिल्कुल आराम से अपना आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, विकल्प ए होगा। बहुत ही कम समय में, बहुत ही, है ना, कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या करना है, किन्हीं 2 का अंतर निकालना है और उस अंतर को काटने वाला जो सबसे बड़ा विकल्प होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बोला गया है कि महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाना पड़ता है। इसका मतलब देख लीजिए क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर वह जाती तो निश्चित समय पर पहुंच जाती, लेकिन चूंकि 12 मिनट वह पहले ही देरी कर दी है, इस वजह से उसे अपना स्पीड बढ़ा के 54 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ा। वह
नेचुरली अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल के जाती तो अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचती, लेकिन पहले ही 12 मिनट की देरी कर दी है, जिसके वजह से उसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाना पड़ा। इसका मतलब इन दोनों चाल से इस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर 12 मिनट का होगा। इस समय की तुलना में जब इस चाल की तुलना में जब इस चाल से दूरी को तय करेगा तो 12 मिनट कम समय लगेगा। मतलब दोनों चाल से इस दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी, और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है और इतने जगह इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, है ना, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, कि आपको याद कर लेना चाहिए और याद रखना चाहिए। इस फॉर्मूला को कई जगह उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर अपने घर से ऑफिस जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल के जाता है तो 5 मिनट पहले, वहाँ भी हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहाँ कहाँ इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? तो जब भी दो अलग अलग चाल से किसी दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ए बी बट्टा ए माइनस बी गुना टी, जहाँ ए के जगह पहला स्पीड, बी के जगह दूसरा स्पीड, बट्टा में ए माइनस बी है, मतलब दोनों चाल का अंतर लिखना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, दोनों चाल का अंतर लिखना है, ठीक है, और गुना करना है टी से। यहाँ टी का मतलब कौन सा टाइम होगा? अंतर वाला टाइम होगा, अंतर वाला। अब ए का वैल्यू बोलिए क्वेश्चन में क्या होगा? तो पहला स्पीड क्या है? पहला स्पीड है 45। बी का मान बोलिए क्या होगा? दूसरा स्पीड क्या है? 54, ठीक है, बट्टा में ए माइनस बी, दोनों चाल का अंतर, तो बड़ी चाल में से छोटे चाल को माइनस करिए, 54 में से 45 माइनस करिएगा, कितना होगा? 9, और गुना करेंगे टाइम से। टाइम कौन सा होगा? अंतर वाला समय। तो 12 मिनट की देरी हुई है, यानी कि 12 मिनट का अंतर आया है। तो 12 मिनट है, इसको घंटा में बदल दीजिए, 12 बट्टा 60। 12 मिनट है, देख लीजिए, यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ जो समय दिया है मिनट में, उसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे, यूनिट का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, वहाँ पे समय भी आपका किस फॉर्म में होना चाहिए? आवर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो चाल है या किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस वजह से जो समय है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर दिए आवर में। सोल्व कर लीजिए इसको आप, देखिएगा 12 से काटेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, 5 नमा 45 कैंसिल, क्या बचा? 54, यानी कि जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपका? 54 किलोमीटर। वास्तव में यहाँ पे क्वेश्चन यह था ना, इस क्वेश्चन के सारांश को अगर देखिएगा तो, कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी दूरी को तय करने में 12 मिनट कम समय लगता है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी दूरी को तय करने में 12 मिनट अधिक समय लगता है। तो अधिक समय बोले, कम समय बोले, इसका मतलब है कि समय में अंतर दे रखा है। और जब भी दो अलग अलग चाल से किसी दूरी को तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए, उस केस में डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा यह फॉर्मूला है, इसका उपयोग हमें कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदा। देखिए एक विक्रेता क्या किया है कि 25 रुपए में ना, 25 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदा है। 1 दर्जन पेंसिल का मतलब कितना पेंसिल खरीदा? 12 पेंसिल खरीदा होगा, ठीक है। आगे देखिए, और 5 पेंसिलों को 12 के दर से बेचा, और 12 रुपए में ना 5 पेंसिल बेच दिया। 12 रुपए में क्या किया? 5 पेंसिल यह बेच दिया, ठीक है। खरीदा है तो यह आपका कॉस्ट प्राइस, बेच दिया तो यह आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। अब आगे देखिए क्या है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, क्या बोला था? एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन का मतलब कितना पेंसिल होगा? 12 पेंसिल। 12 पेंसिल कितना में बेचा? 25 रुपए में, सॉरी खरीदता है, तो 25 रुपए में 12 पेंसिल खरीदता है। और 5 पेंसिल को 12 के दर से बेचता है, और 12 रुपए लेता है और 5 पेंसिल बेचता है। तो हमें बताना है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए, यानी कि लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ बताइए, और हानि होगा तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्वेश्चन में देखिए क्या है, 25 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा और 12 रुपए में 5 पेंसिल बेचा। 25 रुपए में 12 पेंसिल खरीदा और 12 रुपए में 5 पेंसिल बेचा,
तो हमें यह बताना है कि इस पर्सन को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा कितने परसेंट की हानि होगी। अगर लाभ होगा तो कितने परसेंट का और हानि होगी तो कितने परसेंट का। तो यहाँ देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छी तरह से हम इसको बता भी चुके हैं कि आपको लेना है खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, तो 12 गुने 12 कितना होगा 144। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम। हमेशा वस्तु किसका लेना है, खरीदने वाला का, और दाम किसका लेना है, बेचने वाला का। ठीक है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम। अब जो बच गया है उसको गुना करके घटाइए, तो बचा क्या है 25 और 5, तो 25 पंचे कितना 125, तो 125 इसमें से माइनस करेंगे। बट्टा में जिसको आप घटाए हैं उसी को लिखिए बट्टा में, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100 से, तभी तो वैल्यू आपका प्रतिशत में आएगा। और यहाँ से मान अगर प्लस में आ गया इसका मतलब लाभ, और मान अगर माइनस में आया तो हानि। सोल्व करिए, 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 144 में से 25 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस करिएगा 9 होगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा 9 होगा, और फिर आपका 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, यानी इसका अंतर 19 का, तो 19 चौके 76, 76/5, 76/5। अब 76/5 प्रतिशत को आप पॉइंट में लेके जाइए तो 15 पंचे 75, और एक बचेगा 5 दूना 10, यानी कि 15.2% किस फॉर्म में आया है, प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब क्या होगा, इतने परसेंट का लाभ हो जाएगा। और अगर यही वैल्यू माइनस में आया होता इसका मतलब क्या हो जाता, हानि हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्या किया गया है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, तो 12 गुने 12 144। अब इसमें से घटा लेंगे जो दोनों में बचा होगा, तो बचा क्या होगा, खरीदने वाला का दाम बेचने वाला का वस्तु बचा होगा। हमेशा ऐसे आपको लेना है, खरीदने वाला का वस्तु बेचने वाला का दाम, जिसका वस्तु लीजिएगा दाम उसके उल्टा का लीजिएगा। अगर वस्तु खरीदने वाला का तो दाम बेचने वाला का, तो 12 गुने 12 144। इसमें से घटा लेंगे जो बचा हुआ होगा, तो 25 पंचे 125, जिसको घटाएंगे उसी को बट्टा में, और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। अगर मान प्लस में तो लाभ, माइनस में तो हानि। देखिए यहाँ अगर 125 में से 144 माइनस करना होता तो वैल्यू नेगेटिव आता, वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब हानि होता। यहाँ वैल्यू प्लस में आया है यानी कि लाभ हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है 9 के प्रथम 30 गुंजों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 30 गुणांक या गुणज एक ही बात है, तो 9 का पहला गुणज कौन होगा, तो 9 का पहला गुणज 9 गुना 1 होगा। ठीक है, 9 का पहला गुणज 9 होगा। 9 का दूसरा गुणज क्या होगा, 9 का दूसरा गुणज 9 गुना 2 यानी कि 18 होगा। 9 का तीसरा गुणज क्या होगा सर, 9 का तीसरा गुणज या गुणांक 9 गुना 3 यानी कि 27 होगा। उसी तरीके से अगर हम बढ़ते हुए जाए तो आप सोचिए कि 9 का 30वां गुणज क्या होगा, तो 9 का 30वां गुणज 9 गुना 30 यानी कि 270 होगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 9 का पहला गुणज तो 9 है और 9 का 30वां गुणज 270 है, और हमें बताना है 9 के पहले 30 गुणज का औसत। और 9 के गुणज को अगर हम लिखेंगे तो जो श्रेणी बनेगा वो इस तरह का 9, 18, 27 इस तरह से बनेगा, यानी 9, 18, 9 का अंतर, 18, 27 9 का अंतर, एक ऐसा सीरीज बनेगा जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा। अगर 9 के गुंजों को हम लिख दे, 9 के सभी 30 गुंजों को लिख देंगे तो 9, 18, 27, 36, 45 इस तरह से होगा, है ना। तो एक ऐसा सीरीज बनेगा जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा, और कोई भी ऐसा सीरीज जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसका औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो पहला पद 9 का पहला गुणज बोलिए क्या होगा सर, 9 होगा। पहला गुणज 9, 9 का अंतिम गुणज 270, और बट्टा में क्या होगा 2, तो इस दोनों को जोड़ के भाग करिए 2 से। औसत का रूल ही यही कहता है कि अगर 2 संख्या को जोड़े हैं तो भाग करिएगा कितना से, 2 से। 3 संख्या को तो 3 से भाग, 5 संख्या को तो 5 से भाग। और वैसा कोई भी सीरीज जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसका औसत जब भी निकालना होगा तो केवल पहला और अंतिम पद लीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 9 का पहला गुणज 9 एकम 9, 9 का 30वां गुणज 9 गुना 30 270, 9 प्लस 270 बट्टा 2 कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 9 प्लस 270 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 279, 279 बट्टा 2 करिए,
2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 नमा 18, 139.5। 139.5 कौन सी ऑप्शन में है? विकल्प सी में है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यह रहता कि 3 के, इसके जगह क्या रहता? 3 के पहले 10 गुणज का औसत, तो 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3 होगा। 3 का 10वां गुणज क्या होगा? 3 गुने 10 30 होगा। औसत बताना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेते बस, है ना। अगर हमसे बोला गया होता कि 8 के पहले 40 गुणज का औसत, तो 8 का पहला गुणज 8 होगा, 8 का 40वां गुणज 8 गुने 40 320 हो जाएगा। इसका औसत बताना है, दोनों को जोड़ करके हम कितना से भाग कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे बस। तो इतना ही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एज का। यह 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु में 7:9 का अनुपात था। देखिए पी और क्यू की आयु का अनुपात यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में। पी और क्यू की आयु का क्या अनुपात है? 7:9। और 7:9 का अनुपात अभी नहीं है, यह कब था? 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात था 7:9। आगे 10 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। और 10 साल के बाद जो है, 10 वर्ष के बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? 10 साल के बाद यह जो अनुपात है ना, यह आपका हो जाएगा 5:6। 10 साल के बाद यह अनुपात आपका 5:6 हो जाएगा। बस इतना ही डाटा आपको ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा। 2 अलग अलग समय का अनुपात आपको मिलेगा और उसके बेसिस पर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। 5 साल पहले कहने का मतलब होता है वर्तमान से 5 साल पहले, और 10 साल बाद कहने का मतलब होता है वर्तमान से 10 साल बाद। तो किसी भी पर्सन का, पी और क्यू ही नहीं, किसी भी पर्सन के 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर वास्तव में 15 साल का हो जाएगा। कोई भी पर्सन को आप लीजिए, उसके 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर 15 का होगा। पहले और बाद की आयु में अंतर हमेशा हम लोग जोड़ के निकालते हैं। जैसे 5 साल पहले कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अभी हम 30 वर्ष के हैं, यह मेरा प्रेजेंट एज है। तो आप बताइए कि अभी से 10 साल बाद हमारा आयु क्या होगा? सर अब से 10 साल बाद आपकी आयु 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और 5 साल पहले आयु क्या था? तो अभी 30 साल के हैं, तो 5 साल पहले आयु 25 वर्ष का रहा होगा। तो यह आयु हो गया मेरा 10 साल बाद का, और यह आयु हो गया मेरा 5 साल पहले का। और इन दोनों आयु में अंतर देखिए कितना का, 40 में से 25 माइनस करिए 15। कहने का मतलब है किसी भी पर्सन के 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अंतर 15 का, 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर 10 का, 6 साल पहले और 6 साल बाद की आयु में अंतर 12 का। लेकिन दोनों बाद वाला दे दे तो अंतर हम लोग घटा के निकालेंगे। जैसे 10 साल बाद और 8 साल बाद की आयु में, तो इस बार 18 का नहीं, चूंकि दोनों बाद का है, तो 10 साल बाद और 8 साल बाद की आयु में 2 साल का अंतर। अगर दोनों पहले वाला होगा फिर भी घटा के, 10 साल पहले और 8 साल पहले की आयु में अंतर कितना का? 2 का। लेकिन एक पहले और एक बाद रहे तो आयु में अंतर हम लोग जोड़ के निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पे किए हैं। तो 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में वास्तव में अंतर कितना का होगा? 15 का होगा। एक काम तो यहाँ से हमें देख के, डाटा को देख के पता चल गया है कि आयु में अंतर यहाँ पे 15 साल का है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है कि जो रेशियो दिया गया उसको बैलेंस करिए। बैलेंस अब पहले हमें समझ में तो आए कि यह बैलेंस नहीं है। तो देखिए 5 साल पहले का आयु 7 है और 10 साल बाद का आयु 5 है। तो पहले वाला आयु कम है और बाद वाला आयु ज़्यादा है। पहले वाला आयु कम है और बाद वाला आयु ज़्यादा है, अनुपात में ही सही, लेकिन बाद वाला आयु तो ज़्यादा होना चाहिए था, पहले वाला कम होना चाहिए, मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। और रेशियो चाहे बैलेंस रहे या न रहे, आंख बंद करके आपको एक काम करना है, वह यह करना है कि नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे में गुना। जब आप ऐसा करते हैं तो यह अनुपात अपने आप बैलेंस हो जाता है। बैलेंस रहे न रहे आपको इतना काम कर लेना है। इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना, इसके अनुपातिक अंतर से इसमें गुना। तो 5 और 6 में 1 का अंतर, तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो भाई 1 से गुना करने पर तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो जो है वही रहेगा। इसमें अनुपातिक अंतर 2 का, तो अनुपातिक अंतर 2 का है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। मतलब नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में गुना। तो 5 6 में 1 का अंतर 1 से इसमें गुना करेंगे तो वैल्यू यही रह जाएगा। और 7 और 9 में 2 का अंतर 2 से हमें इसमें गुना करना पड़ेगा। और जैसे ही इतना काम आप करते हैं यह रेशियो आपका बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर होता, तो 3 से ऊपर वाला में गुना, 2 से नीचे वाला में गुना। मतलब नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना
और ऊपर वाला के अंतर से नीचे वाला में गुना। अब गुना कर लीजिए आप, जब 2 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 5 दूना 10 और 6 दूना 12। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 से गुना किया तो इसका मान चेंज होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। 10:12 का मतलब 10/12, अनुपात का मतलब तो बट्टा ही है, फिर से काटिए, यह 5/6 यानी वही है, बस आपको दिखने में अलग लग रहा है, बट इसके मान में अभी भी कोई अंतर नहीं है। बट हमारा काम एक हो गया कि रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब हम किसी एक की आयु को तुलना करते हैं, किसी एक की आयु को तुलना करते हैं। 5 साल पहले 10 साल बाद की आयु में 15 साल का अंतर है, तो यहाँ भी अंतर बराबर होना चाहिए। पी की आयु में और क्यू की आयु में यहाँ भी अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि 15 साल का अंतर है दोनों में। तो देखिएगा, पी का आयु 5 साल पहले का कितना है 7, और 10 साल बाद का कितना है 10 है। तो पहले और बाद की आयु में अनुपात में कितना का अंतर, 3 का अंतर। क्यू को तुलना करिए, पहले का आयु 9, बाद का आयु कितना 12, यानी दोनों के 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अनुपात में देखें तो 3 का अंतर। यह पी का आयु है 5 साल पहले का, और यह पी का आयु है 10 साल बाद का, तो पहले की आयु और बाद की आयु में अंतर 3 का। यह क्यू की आयु है पहले का, यह क्यू की आयु है बाद का, अंतर अनुपात 3 का। तो दोनों के 5 साल पहले और 10 साल बाद की आयु में अनुपात 3 का अंतर, जबकि रियल अंतर कितना का है 15 का। तो अनुपात 3 जो है वह 15 वर्ष के बराबर हो गया। तो जब अनुपात 3 15 वर्ष के बराबर है तो यहाँ से अनुपात 1 का मान भी तो निकल जाएगा, 3 पंचे 15। जब अनुपात 3 15 वर्ष के बराबर तो अनुपात 1 तो 5 वर्ष के बराबर, 3 पंचे 15। जब 3 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 5। अब आप अनुपात 1 का मान निकाल लिए हैं तो किसी भी पर्सन का आयु निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर किसी पर्सन का आयु निकालते हैं, पी और क्यू का आयु निकालते हैं, तो वह 5 साल पहले का निकलेगा। और 5 साल पहले की आयु में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो वर्तमान आयु, अगर आपके 5 साल पहले का आयु निकल जाता है तो उसमें 5 जोड़िएगा तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। और अगर यहाँ से किसी पर्सन का आयु निकालते हैं तो वह 10 साल बाद का निकलेगा। तो 10 साल बाद का आयु अगर पता है हमें तो उसमें से 10 माइनस करेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। हमें क्या बताना है, वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए, अनुपात 1 का मान 5 है, तो अनुपात 7 का मान क्या होगा 35 होगा। ठीक है, अनुपात 7 का मान 35। तो यह जो 35 वर्ष आयु है वह किसका है, पी का। यह 35 वर्ष पी का आयु है ना, अनुपात 7। तो अनुपात 1 का मान 5 तो 7 का मान 35। 35 वर्ष आयु है पी का, कब का 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले पी 35 वर्ष का, यानी पी अभी हो जाएगा 30 वर्ष का। यह पी का वर्तमान आयु हो गया। आगे चलिए, अनुपात 1 का मान 9 है तो अनुपात 5 का मान 45। और यहाँ से किसी भी पर्सन का आयु जो निकलेगा वह 5 साल पहले का। तो क्यों 5 साल पहले 45 वर्ष का था, तो अब कितने वर्ष का देख लीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, देख लीजिए गलती क्या हो गया यहाँ पे, देखिएगा। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे गलती यह हुआ था कि आपका पी का आयु जो है, अनुपात 1 का मान 5 तो 7 का मान 35। तो 5 साल पहले 35 साल का था तो अभी तो 40 साल का हो जाएगा ना पी का वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगा। 5 साल पहले 35 का था तो अभी 40 साल का हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 5 तो 9 का मान 9 पंचे 45। यहाँ से क्यू का आयु निकलेगा कब का, 5 साल पहले का। तो क्यू 5 साल पहले 45 का, 5 साल पहले 45 का, तो अभी कितने साल का 50 साल का। तो यही पी और क्यू की आयु का अनुपात होगा। दोनों में वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 4:5। क्या वैल्यू बचा आपका फाइनल, 4:5। यही पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प डी। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसी भी एग्जाम के लिए, और एज एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है और रीजनिंग के अंदर भी पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें मूल्यांकन करना है इसका। यह क्वेश्चन वास्तव में रेकरिंग से है। 2 मिनट में हम लोग रेकरिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी इस तरह से संख्या लिखा रहे 0.777 ... इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव के बाद 7 लगातार आया है। कितना बार आया है, अनंत बार आया है। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं 0.7 जो बार बार आए उसको एक बार लिखिए और इसके ऊपर यह सिंबल लगा दीजिए। यह रेकरिंग का सिंबल है और इस सिंबल का बस एक ही मतलब है कि यह संख्या बार बार आया है, तभी तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। जिसके पास भी रेकरिंग का कॉन्सेप्ट होगा, इस बार के चिन्ह को, इसको बार का चिन्ह भी बोलते हैं, इसको देख करके समझ जाएगा कि 7 बार बार आया है, इस वजह से इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। अब इसको अगर भिन्न के रूप में बदलना होगा तो बस एकमात्र तरीका है कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो बट्टा में 1 9 लिखिए, हो गया, या भिन्न के रूप में बदल गया। 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता 0.5353
5 3 इस तरीके से रिपीट करता। तो इस बार रेकरिंग हम लोग कहाँ डालते, इस बार हम लोग रेकरिंग डालते 0.53, ये दोनों के ऊपर रेकरिंग डालते। और दो संख्या के ऊपर रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे, यानी कि 53 बट्टा क्या लिखेंगे, 99 लिखेंगे। दो कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तीसरे कॉन्सेप्ट पे है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए यह जो रेकरिंग है वह केवल 23 के ऊपर है, 6 के ऊपर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, रेकरिंग तो है लेकिन केवल 23 के ऊपर है, 6 के ऊपर नहीं है। तो रेकरिंग वाले क्वेश्चन में अभी तो आपने देखा कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग तो बट्टा में 1 9 लिखेंगे, रेकरिंग हट जाएगा। दो संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग हो तो बट्टा में 2 9 लिखेंगे, रेकरिंग हट जाएगा। लेकिन कुछ के ऊपर हो और कुछ के ऊपर ना हो तब क्या करेंगे, तो पूरे को संख्या मानेंगे। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 623। और इसमें से उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है, तो 6 माइनस होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, पूरा को संख्या मानना है। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 623। अब इसमें से उसको माइनस करिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 6 के ऊपर नहीं है, तो 6 माइनस करेंगे। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9। तो दो संख्या के ऊपर रेकरिंग है 2 9, और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 भी लिखना है। जितना के ऊपर रेकरिंग उतना 9, और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। बस 623 में से 6 माइनस करिएगा तो 617 होगा। 617 बट्टा कितना हो जाएगा, 990। तो 617 बट्टा 990 विकल्प सी आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, उस केस में क्या करेंगे, पूरा को संख्या मानेंगे, उसमें से उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9, और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना डालेंगे 0। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट किया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। बोला है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी, ठीक है, रेत और रोड़ी का जो अनुपात है वह कितना दे रखा है सर, रेत और रोड़ी का अनुपात दे रखा है 41:30। रेत और रोड़ी में यही अनुपात है 41:30। और आगे रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, आगे किसका अनुपात दिया है, रोड़ी और सीमेंट का। रोड़ी और सीमेंट का क्या अनुपात है सर, रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है ना वो आपका 6:7 है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बताना है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। हमें इस क्वेश्चन में बताना है रेत और सीमेंट का अनुपात, कि रेत कितना है और सीमेंट कितना है। मतलब दरअसल यह क्वेश्चन जो है ना वह बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का है। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो क्या कहता है, देखिएगा यहाँ रेत और रोड़ी का अनुपात और यहाँ रोड़ी और सीमेंट का अनुपात। देखिए तो दोनों जगह कोई कॉमन है, हाँ सर रोड़ी दोनों जगह है। तो दोनों जगह रोड़ी है तो दोनों जगह रोड़ी का मात्रा बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ भी रोड़ी है यहाँ भी रोड़ी है तो दोनों जगह रोड़ी का मात्रा बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है इसका मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। जब भी कोई भी वेरिएबल एक से ज़्यादा जगह दिखे तो दोनों जगह उसका मान बराबर होना चाहिए। 3 जगह दिखे तो तीनों जगह बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम बराबर करेंगे। तो रोड़ी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह रोड़ी की मात्रा को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए तरीका क्या अपनाना है, गुणा करना है। इसमें भी किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं, इसमें भी किसी अंक से गुणा कर सकते हैं। रेशियो के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए रेशियो इस बात की आज़ादी देती है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार उसके प्रत्येक पदों में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 30 और 6 है, रोड़ी का मात्रा यहाँ 30 और 6 है, तो 30 और 6 का कॉमन मल्टीपल खोजिए। ऐसा कौन सा संख्या है जो 30 और 6 दोनों के टेबल में हो, दोनों के पहाड़ा में हो, तो वह 30 ही है। मतलब इस वाले रेशियो में अगर हम 5 से गुणा करें और इस वाले रेशियो में 1 से गुणा करें तो यह बैलेंस हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ रोड़ी का मात्रा 6 पंचे 30 हो जाएगा और 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, रोड़ी का मात्रा यहाँ 30। अच्छा 30:35 किए हैं तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो 30/35 का मान निकालिए। 5 से फिर से काटिए, 5 6 30, 5 7 35। मतलब जो 30/35 का मान होगा वही 6/7 का, मतलब कि 5 से गुणा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। और यही बात हमने आपको बताया है कि रेशियो के समान पदों में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार समान अंकों से गुणा कर सकते हैं, इससे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ भी रोड़ी का मात्रा अब क्या हुआ 30 और यहाँ भी रोड़ी का मात्रा 30 हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। अब हमें क्या बताना है, रेत और सीमेंट का अनुपात। तो रेत कितना, रेत हो जाएगा 41 और सीमेंट कितना है, सीमेंट 35। तो रेत और सीमेंट का अनुपात यही 41:35 हो जाएगा। किसी का भी अनुपात हम बता सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के बाद बिना बैलेंस किए हुए आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक राशि सामान्य साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्ष में 457 और 10 साल में 574 हो जाता है, तो राशि का मान ज्ञात करिए। देखिए एक राशि जो है वह 10 साल में साधारण ब्याज के दर से 10 साल में कितना हो जाता है, 10 साल में 574 हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। और 5 साल में यह कितना हो जाता है, 5 साल में यह हो जाता है आपका 457, यही हो रहा है ना। 10 साल में हो जाता है इतना, 5 साल में हो जाता है इतना। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि राशि का मान क्या होगा, मूलधन क्या होगा। गौर से देखिएगा, साधारण ब्याज के दर पर 5 साल में हो गया 457, 10 साल में 574। अच्छा, 5 साल में 457 हो जाता है, इसका मतलब कि मूलधन और ब्याज मिला करके 5 साल में 457 हो जाता है। मतलब इसमें मूलधन के साथ साथ कितने साल का ब्याज होगा, इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज होगा। और इसमें मूलधन के साथ साथ कितने साल का ब्याज होगा, इसमें मूलधन के साथ साथ 10 साल का ब्याज होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वह राशि बताना है। देखिए बड़े आराम से हम राशि बता सकते हैं, गौर से समझिएगा। 5वां साल, यहाँ अंतर कितने वर्ष का है, देखिए जरा सा, अंतर कितने वर्ष का है, 5 साल का। और 5 साल में धन में वृद्धि कितना का हुआ है, 574 हो गया 457 से, तो 14 में से 7 माइनस करिए 7, यह बचेगा 6, 6 में से 5 माइनस करिए 1, 4 में से 5 में से 4 माइनस करिएगा 1, यानी 117 की वृद्धि हुआ है। कितने साल में, 5 साल में। तो साधारण ब्याज का केस है, तो होता क्या है, साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। और वृद्धि जो हुआ होगा 457 से 574 हो गया 5 साल के गैप में, तो जो वृद्धि हुआ होगा वह तो ब्याज में ही हुआ होगा। इसका मतलब कि 117 रुपए जो है वह कितने साल का ब्याज हो गया, 5 साल का ब्याज हो गया। तो 117 रुपए 5 साल का ब्याज है, 10 साल का ब्याज इसका 2 गुना हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 5 साल का ब्याज आ गया। अब आप देखिए कि 457 रुपए कितने दिन में हुआ था, 5 साल में हुआ था। इसका मतलब इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज है, तो इसमें से अगर 5 साल का ब्याज माइनस कर लेते हैं तो यही मूलधन हो जाएगा। तो 7 में से 7 माइनस करिए 0, 5 में से 1 माइनस करिएगा 4, 4 में से 1 माइनस करिएगा 3, यानी 340 रुपए यही आपका क्या होगा, मूलधन होगा। 5 साल में राशि 457 हो गया, तो इसमें से अगर हम 5 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे तो मूलधन ही बचेगा ना। और इसमें से 10 साल का ब्याज, तो 5 साल का ब्याज 117, तो 10 साल का ब्याज इसका 2 गुना 234, 574 में से 234 माइनस करिएगा तो भी आपका क्या आ जाएगा, 340 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका पार्टनरशिप से है। बोला है ए और बी कि पूंजी का अनुपात 5:7 है। ए और बी 2 पर्सन है और इन दोनों पर्सन का, दोनों पार्टनर का पूंजी का अनुपात कितना है, 5:7। ए का पूंजी 5, बी का पूंजी 7। ठीक है, यह इन दोनों के पूंजी का अनुपात है। ए और बी के पूंजी का अनुपात है 5:7। आगे, और वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में, और लाभ किस तरीके से बांटता है, लाभ पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी 5:7 के अनुपात में है, तो लाभ भी 5:7 के अनुपात में बांटता है। ए और बी की पूंजी का अनुपात 5:7 है। बी 7 महीने तक अपनी पूंजी, बी जो है ना अपनी पूंजी को निवेशित किया है कितने महीने, 7 महीना। बी अपना पूंजी 7 महीने 7 मंथ तक निवेशित किया है और लाभ को बांटा है पूंजी के अनुपात में। हमें बताना है ए की पूंजी कितने महीने तक व्यापार में लगा। तो हम मान लेते हैं कि ए का पूंजी व्यापार में x महीने तक लगा। ए का पूंजी व्यापार में कितने दिन तक लगा, x महीने तक। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा पार्टनरशिप का, पूंजी गुना समय लाभ होता है। बस पूंजी गुना समय क्या होता है, लाभ होता है। तो देखिए ए का पूंजी कितना है, 5, और ए पूंजी व्यापार में कितना दिन लगाया, x महीना। तो ए की पूंजी गुने ए का समय किसका लाभ निकला, ए का लाभ निकला। बी की पूंजी कितना है, 7, और बी का पूंजी व्यापार में कितना दिन तक लगा, 7 महीना। बी का पूंजी व्यापार में 7 है और व्यापार में 7 महीना लगा, पूंजी गुने समय लाभ। ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। अब ए का लाभ कितना, 5, और बी का लाभ कितना, 7। आप बोलोगे बट्टा के फॉर्म में क्यों किए, क्योंकि लाभ देखिए किस फॉर्म में दे रखा है, अनुपात, और अनुपात का मतलब बट्टा। तो अनुपात का मतलब बट्टा, मतलब ए का लाभ बट्टा बी का लाभ 5/7। तो ए और बी का लाभ निकाल लेंगे तो ए का लाभ बट्टा बी का लाभ कर देंगे, और ए का लाभ बट्टा बी का लाभ कर देंगे तो बराबर में जो इसका लाभ है उसको लिख दिए, बराबर में इसका लाभ क्या है, 5:7। और लाभ क्या होता है, पूंजी गुने समय। तो ए की पूंजी गुने ए का समय, ए का लाभ बट्टा बी की पूंजी गुने बी का समय, बी का लाभ ऊपर में ए का लाभ बी का लाभ। तो ए का लाभ बट्टा बी का लाभ इतना, जबकि दे रखा है 5:7। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,
एक्स क्या माने थे, ए इस व्यापार में कितने महीने तक पूंजी लगाया, ए इस व्यापार में 7 महीने तक पूंजी लगाया। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।